हेलो दोस्तों, जिंदल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो होगी हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास 5 ईवीएस। यहाँ पे हमने एमसीक्यूज लिए हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और 2 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने। चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस, जो चैप्टर का नेम है। हमने इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात किया था और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे 3 लिखा है ये। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। जो फर्स्ट इंडियन जो था जो कि स्पेस में गया था वो कौन था? आपके सामने जो ऑप्शन हैं वो हैं राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, सुनीता विलियम, मिल्खा सिंह। 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है हमारा, राकेश शर्मा। ये फोटो आप देख सकते हैं राकेश शर्मा की। ये पहले इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे। कब गए थे? 1984 में। ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे राकेश शर्मा। ही मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, Who was the first person in the world to go in space? ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये वर्ल्ड के पहले पर्सन थे, वर्ल्ड के पहले ऐसे इंसान थे जो कि स्पेस में गए थे। इनका नाम है यूरी गागरिन, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने बात कर ली थी पहले। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमन टू कंप्लीट द स्पेस मिशन। पहली भारतीय महिला जिसने अपना स्पेस मिशन कंप्लीट किया। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये कल्पना चावला की है। यही पहली भारतीय महिला कहलाई थी जो कि स्पेस में गई थी। कल्पना चावला वॉज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेम द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जिसकी वजह से अर्थ जो है प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारी की सारी चीज़ें अर्थ की तरफ खींची चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, अगर उसमें वेट है तो वो नीचे की तरफ ज़रूर आती है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेम द प्लेस वेयर सुनीता विलियम इज वर्किंग। जहाँ पे सुनीता विलियम्स काम करती थी, कहाँ पे काम करती थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन। NASA नासा, ONGC, DRO भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चारों में से आपका ऑप्शन ए सही है, नासा। अब आपको जानना होगा कि नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे नासा की फुल फॉर्म लिखी है, आपको याद जरूर कर लेना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आएंगे। अभी हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया। और हाँ, बता दें इस चैप्टर में हम सारे के सारे MCQ जितने भी बनते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 से लेके 17 तक, 11 से लेके 70 हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LPG। LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए हमारा सही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा जो फ्यूल होता है वो होता है CNG। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है कॉमन नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कोल नेचुरल गैस। ऑप्शन ए हमारा सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, उनमें पीछे की तरफ जो है एक सिलेंडर रखा होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस सिलेंडर के अंदर LPG होती है या CNG होती है। जी हाँ, गाड़ियों की बात कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे खूबसूरत स्टेपवेल की फ़ोटो लगी है।
ये स्टेपल कहाँ पे है, कौन सी है, ये तो पढ़ने के पे पता चलेगा। वेयर इज द अदलज स्टेपल इज लोकेटेड। अदलज जो बावड़ी है, जो स्टेपल है, वो कहाँ पे है? ऑप्शन आपके सामने है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, मुंबई। ऊपर के जो 3 सिटीज़ हैं, 3 शहर हैं, सारे के सारे गुजरात में हैं और एक जो है मुंबई, ये महाराष्ट्र का है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? जी हाँ, अहमदाबाद हमारा ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे फ़ोटो है, इसके बारे में नीचे लिखा भी है। अदलज स्टेपवेल और रुडाबाई स्टेपवेल, इसका दूसरा नाम ये है। इज़ ए स्टेपवेल लोकेटेड इन द विलेज ऑफ अदलज। ये अदलज जो है ये गांव का नाम है, गांव के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। क्लोज टू अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद सिटी के पास में पड़ता है। एंड इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, और ज़िला कौन सा पड़ता है? गांधीनगर, इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात जो है भारतीय राज्य है, उसी भारतीय राज्य में अहमदाबाद सिटी के पास ये बावड़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने सेल्टस की टाइप ऑफ सेल्टस की बात की थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया कि रिबो क्या होता है, व्हाट इज़ ए रिबो। रिबो, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं और उनके पीछे जो है एक छोटा सा घर जो है लाइक ए टेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये टेंट जो होता है, इसी टेंट को बोला जाता है रिबो। अब ये टेंट जो है ये होता क्या है? आपके पास ऑप्शन है, एनिमल शेल्टर, क्या इसमें जानवर रहते हैं? ह्यूमन शेल्टर, क्या इसमें मनुष्य रहता है? शेल्टर फॉर चंगापाज, ये जो आप ट्राइबल देख रहे हैं ये चंगापाज हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीबो जो चंगापा होते हैं वो अपना एक टेंट बनाते हैं, तिकोना टेंट बनाते हैं, उसी टेंट में वो रहते हैं, उसी टेंट को बोला जाता है रीबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज लेखा। लेखा क्या होता है? लेखा जब हमने चैप्टर 13 जो शेल्टर्स ऑफ हाई जो रीड किया था, उसमें हमने देखा था कि चंगापाज के पास बहुत सारे एनिमल होते हैं और उस एनिमल्स को रखने के लिए वो क्या करते हैं, एक बाड़ा बनाते हैं, उसी बाड़े को बोला जाता है लेखा। तो एनिमल का जो शेल्टर होगा उनका, वो लेखा कहलाएगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, एनिमल शेल्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्मीना शॉल जो होती है किससे बनती है? सिप से बनती है, भेड़ से बनती है, माउंटेन गॉट बकरी से बनती है जो कि माउंटेन्स पे होती हैं, मतलब ऊंचे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। डॉग कुत्ते से बनती है, या केमल या ऊँट की बालों से बनती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फोटो आप देख पा रहे हैं, ये जो बकरी है ये हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती हैं, ऊंचाई वाले जगहों पर पाई जाती हैं। और इसी की जो बाल होते हैं, बारीक बारीक बाल होते हैं, उनको उतारा जाता है, उसके बाद में उसे पश्मीना शॉल को बना जाता है। तो ये होता है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माउंटेन गोट। और इन बालों से आप इस तरीके के जो हैं शॉल अच्छे शॉल बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्मीना शॉल आर मेड ऑफ द फाइनेस्ट कश्मीरी वूल विच कम फ्रॉम लद्दाख। लद्दाख में पाई जाती हैं ये सारी गोट इस टाइप की, तो वहाँ से इस टाइप की जो गोट होते हैं उनसे और इस तरीके के जो शॉल होते हैं वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की, व्हेन द अर्थ शॉक। इसमें हमने देखा था अर्थक्वेक के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय। सबसे पहले ये बताना है कि अर्थक्वेक कब आता है। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका, शेकिंग ऑफ अर्थ, जब अर्थ जो होती है हमारी वो शेक करती है, हिलती है। शेकिंग ऑफ रिवर्स, जब कोई नदी शेक करती है, हिलती है। शेकिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों के हिलने से। तो इसमें ऑप्शन बी ए हमारा सही हो जाएगा, शेकिंग ऑफ अर्थ। जब हमारी जो अर्थ होती है उसके इनर पार्ट में जब कोई मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। सेकंड वाला हमारा हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर रिजल्ट्स इन, जब हमारे पास मान लीजिए किसी भी जगह पे फूड और वाटर की कमी आ जाती है, भोजन और पानी की कमी आ जाती है, उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं?
फैमिन बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और फैमिन का मतलब होता है सूखा। तो जब पानी की कमी हो जाएगी और खाने की कमी हो जाएगी तो वो सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं फैमिन की बात कर रहे हैं, सूखे की बात कर, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो अर्थ होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि हमें अर्थ की जो आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, ये सारी की सारी अगर लेयर्स पता चल जाएं तो ये हमारा सही हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये वाला, इसको बोला जाता है क्रस्ट। देन इसके आगे जब बढ़ते हैं वो आता है मेंटल। मेंटल के बाद में ये जो येलो पार्ट वाला देख रहे हैं अंदर वाला, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसको बोला जाता है कोर। बेसिक तरीके से अगर बोलें तो कोर बोला जाता है, लेकिन कोर में 2 तरीके से होता है, एक तो होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही हो जाएगा, क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की उसे क्रस्ट बोला जाता है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन होगा, द इंस्ट्रूमेंट यूज, सॉरी एक बार इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल इज, जब अर्थक्वेक आता है तो उसे मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है। बैरोमीटर बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है, एमीटर बोला जाता है या वोल्टमीटर बोला जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मापते हैं, एमीटर से हमें जो करंट होती है, जो धारा होती है उसको हम मापते हैं। सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक की जो रिक्टर स्केल पे जो उसकी जो रेंज होती है वो मापी जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए में लिखा है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर जो होता है वो एयर प्रेशर को मापते हैं बैरोमीटर से। चलिए ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोलता है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर, कौन सी गैस आग के लिए, आग जलाने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन आपके सामने हैं, O2 है, CO2 है, NO2 है, CO है। O2 मीन्स ऑक्सीजन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खतरनाक विषैली गैस होती है ये, यहाँ पे जो दिए गई हैं उनमें से खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हमें कौन सी बतानी है जो आग जलाने के लिए सहायक होती है। तो इसमें ऑक्सीजन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज आवर हार्ट बीट बिकम फास्टेस्ट। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ये एक्टिविटीज़ में आपको बताना है कौन सी एक्टिविटीज़ में हमारा हार्ट जो है वो तेज़ी से बीट करने लगेगा, तेज़ी से धड़कने लगेगा। ड्यूरिंग स्लीपिंग, क्या हम सोते हैं तब धड़कता है ज़्यादा तेज़, या फिर रनिंग के टाइम पे, या फिर सिटिंग जब बैठते हैं, या फिर ईटिंग जब खाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जब रनिंग करते हैं, जब दौड़ते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो तेज़ी से बीट करने लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करता है। इससे वो क्या करता है, वो हमारी हार्ट बीट को देखता है। अब बात आती है इसका नाम क्या है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहले टेलीस्कोप, बिल्कुल नहीं होता, टेलीस्कोप तो ये वाला है, टेलीस्कोप ये वाला है, इससे दूर की चीज़ों को आप पास से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दूसरा प्लैनेट देखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है केवल इसी तरीके का हो, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, टेलीस्कोप आ रहे हैं जिसको बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा दूर भी होगी तो वो चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप ये होता है। स्टेथोस्कोप ये वाला होता है, स्टेथोस्कोप जो एक डॉक्टर यूज़ करता है हार्ट बीट को मापने के लिए। माइक्रोस्कोप होता है, आप जब भी ब्लड टेस्ट कराने गए होंगे तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटी चीज़ों को बड़ी करके देखा जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप।
बैरोमीटर अभी हमने बात की थी एयर प्रेशर को देखने के लिए, तो ये वाला बैरोमीटर है, आप चित्र से समझ सकते हैं। आगे हम अगर बात करें, नेम द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम फूंक देके और उसे बजाते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सितार है, गिटार है, बीन है, या सभी सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे बीन जो होती है उसमें सपेरे द्वारा फूंक मारी जाती है, तब जाके वो बजती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 16 की बात करेंगे, हु विल डू दिस वर्क। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाई डू पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। लोगों को अलग अलग प्रकार के जो काम हैं वो क्यों करने पड़ते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं टू अर्न मनी, आपको लोगों को पैसा कमाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। टू मेक देम सेल्वेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। टू फुलफिल देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या सभी। तो ये सारी आवश्यकताएं होती हैं, इसीलिए सब लोग अपना काम जो है अलग अलग प्रकार के करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दो फोटो हैं, दोनों में से एक सही है, वो आप देख सकते हैं। देखिए कौन सा है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पिता माने जाने वाले कौन हैं। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, या भीमराव अंबेडकर जी हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। अब दूसरी बात ये बोले कि फादर ऑफ नेशन सभी ने सुना होगा, द फादर ऑफ नेशन ये महात्मा गांधी जी को बोला जाता है, ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें। गांधी जी वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड फॉट अगेंस्ट। गांधी जी ने जो लोअर कास्ट थी उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, उनको उनके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एंड एक चीज़ और थी जिसके लिए उन्होंने दुनिया से लड़ाई की, या ये कहें कि उसके खिलाफ वो लड़े। कौन कौन सी चीज़ें थी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत के मामले में वो सभी से जागरूकता फैलाने में सबसे आगे रहे। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़े चैप्टर नंबर 17 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, अक्रॉस द वॉल। इसमें हमें कुछ चीज़ें सीखी हैं, वो यहाँ पे पूछी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर इज़ नागपारा। नागपारा कहाँ पे है। मुंबई, कोची, चेन्नई, पटना। तो जी हाँ, हम मुंबई की बात किए थे इस चैप्टर के अंदर, तो मुंबई में होगा नागपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी। कबड्डी में कितने प्लेयर खेलते हैं। तो कबड्डी जो ये है आप फोटो में देख सकते हैं, टोटल प्लेयर यहाँ पे 8 प्लेयर हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे ये वाला प्लेयर जो है ये दूसरी टीम का है, ये रेड मारने के लिए यहाँ पे गया है। तो 8 - 1 यानी कि 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो 7 प्लेयर मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ आवर नेशनल गेम। हमारा नेशनल गेम कौन सा है। तो ये फोटो आपको दिख रही है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बड़े दुख की बात है कि हॉकी को इतनी पॉपुलैरिटी हमें हमारे देश में नहीं मिली है जो कि क्रिकेट को मिली है, लेकिन हमारा जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। चलिए आगे कुछ बात एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लेते हैं। बैडमिंटन में कितने प्लेयर्स खेलते हैं। बैडमिंटन 2 तरीके से खेला जाता है, बेसिकली 2 तरीके से। एक तो होता है सिंगल और एक होता है डबल। ठीक है, सिंगल का मतलब होता है इस बार ये वाला जो खेल होता है बैडमिंटन वाला, उसमें एक खिलाड़ी खेलता है। डबल का मतलब होता है 2 खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में। अब डबल भी 2 तरीके से खेला जाता है, या तो दोनों मेन हो, या दोनों विमेन एंड विमेन हो, या फिर दोनों खिलाड़ी जो है मेन एंड विमेन हो सकती हैं, वो मिक्स्ड डबल हो जाता है। तो और इसके साथ साथ अगर बैडमिंटन के साथ साथ टेनिस की बात करें तो टेनिस भी इसी तरीके से खेला जाता है। दूसरा हम बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की बात करें तो यहाँ पे एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी की हमने बात की थी, 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और खो खो की बात करें तो 9 प्लेयर होते हैं, यानी कि 9 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। तो ये थी हमारी
आज की वीडियो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। ये सारे एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसको याद कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।